हेलो एवरीवन। तो आज हम वेक्टर चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। बराबर, ये एक्चुअली अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने आता है या फिर अगर आपको उसके कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने आते हैं तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आगे के भी चैप्टर्स में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। बट एग्जैक्टली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है, तो इसे ज़रा समझते हैं। जैसे मान लो कि अगर सपोज़ ये अगर आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और मान लो कि ये अगर आपकी एक वाई एक्सिस है, बढ़िया। और मैंने बोला कि यहाँ एक वेक्टर है कुछ तो ऐसा, लेट से दिस वेक्टर इज़ वेक्टर ए एंड विच इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विथ एक्स एक्सिस, बराबर है। तो एग्जैक्टली क्या है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी वेक्टर को हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग उसके कंपोनेंट लेते हैं या फिर उसे रिजॉल्व करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो ये जो आपका यहाँ पे वेक्टर ये है, इसके एक्चुअली दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक आपके एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकता है और दूसरा क्या है भाई, वाई एक्सिस के अलोंग हो सकता है। चलो इसे थोड़ा और अच्छे से मैं यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में समझते हैं। जैसे मान लो अगर ये वेक्टर ये है, बढ़िया, जैसा कि हमने माना कि ये हमारी क्या है भाई, वाई एक्सिस, और ये हमारी क्या है भाई, तो दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस सपोज, ठीक है। अब इस केस में उन्होंने दे रखा है कि ये जो वेक्टर ए है वो हॉरिजॉन्टल या फिर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब अगर मान लो अगर आपको ये रिजॉल्व करना है तो भी कैसे करें, इसका करने का सिंपल सा तरीका ये है कि जैसे अगर ये एंगल अगर थीटा है तो एक बात की तो समझिए कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगी या फिर जो एक्स कंपोनेंट आएगी वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी, जिसे हम कुछ तो ए एक्स से डिनोट करेंगे। और इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग आएगी, जिसे हम वाई कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये ए एक्स हो गया एंड दिस इज ए वाई। हमने ये ए एक्स और ए वाई क्या है, तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए इटसेल्फ along एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, करेक्ट। अब ए एक्स और ए वाई अगर आ चुका है, ए वेक्टर्स के अगर ये दो कंपोनेंट्स हैं, तो हमें पता है कि वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम उसे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो सपोज अगर मैंने ए एक्स को अगर यहीं पे रहने दिया और ए वाई को क्या मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो अगर हम इसे यहाँ से शिफ्ट करके अगर यहाँ ले आए, ठीक है, ये देखो क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो क्या ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, ऑब्वियसली। मतलब अगर ये ए वाई है तो ये भी ए वाई है, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करो तो क्या ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है भाई, बिल्कुल बना रहा है। तो उस केस में चलो हम क्या करते हैं, एक तो कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जैसे ये तो अपनी वेक्टर है ये, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है ए, इस वाले साइड की मैग्नीट्यूड क्या है ए एक्स, इस साइड की मैग्नीट्यूड क्या है ए वाई। कॉस थीटा क्या होगी भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सिंपली दैट विल बी ए एक्स अपॉन ए, ठीक है। वैसे ही अगर हम साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर विच इज़ ए वाई अपॉन हाइपोटेनस दैट इज ए। तो मतलब यहाँ से हमें क्या मिला कि ए एक्स इक्वस टू ए कॉस ऑफ थीटा एंड ए वाई इक्वस टू ए साइन ऑफ थीटा, बराबर है। तो बेसिकली दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड दिस इज योर वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। अब कई बार बच्चों के दिमाग में ये भी सवाल आता है कि सर एक बात बताओ, वेक्टर ए को हमें तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, बराबर है ना। अब एक्चुअली तोड़ने का या फिर उसके कंपोनेंट का मतलब क्या है, एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लो ये अकेला वेक्टर ए जो काम करता है, ठीक है, अगर सपोज इसका कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन है कहीं पे, अगर ये कुछ कर पाता है, ठीक है, तो ये वेक्टर ए जो काम अकेला करता है एक्चुअली वही काम ये दोनों मिलकर, ए एक्स और ए वाई ये दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से है। अब अगर मान लो कि इस वेक्टर ए को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर ए के हमने दो कंपोनेंट्स लिए हैं, एक तो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर एक्स कंपोनेंट लिया ए एक्स। अगर आप ढंग से देखो तो इसकी डायरेक्शन क्या है भाई, तो दैट इज़ टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि दिस इज ए एक्स
आई कैप एंड प्लस वाई कंपोनेंट कितनी है ए वाई, तो हम इसे लिख सकते हैं कि दिस इज ए वाई जे कैप। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर्स के कंपोनेंट ले सकते हो या आप उसे रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। एक बात आप हमेशा याद रखें कि वेक्टर जिस साइड के साथ थीटा एंगल बनाती है उस साइड के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आती है दैट इज ऑलवेज विथ कॉस थीटा, और उसके अपोजिट एंड परपेंडिकुलर साइड के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आती है दैट इज ऑलवेज साइन थीटा। जैसे अगर ये वेक्टर ये है अपना, ठीक है, इसने x के साथ थीटा एंगल बनाया इसलिए x कंपोनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगी, ए कॉस थीटा, जबकि वही y कंपोनेंट क्या होगी भाई, तो दैट इज ए साइन थीटा, बराबर। अच्छा, अब एक एग्जांपल से इसे समझें। जैसे मान लो अगर मैंने आपको बोला कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, करेक्ट, और यहाँ पे आपकी एक वेक्टर है, ठीक है भाई, और मान लो ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने बोला कि यहाँ पे ये जो एंगल है दैट इज 37 डिग्री। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर एंड व्हाट इज द वाई कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। तो सीधी सी बात है, इस पर्टिकुलर केस में इसकी जो एक्स कंपोनेंट होगी, मान लो कि ये जो वेक्टर ए है वो कितनी है भाई, उसकी मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है। तो इसकी एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगी, तो देखो ये जो 5 है वेक्टर ए वो एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसलिए ये कंपोनेंट क्या हो जाएगी, दैट इज सिंपली ए कॉस ऑफ थीटा विच इज़ 37। तो ये कितना आ गया भाई, ए की वैल्यू कितनी है 5, कॉस 37 अपने को पता है कितनी होती है 4/5, ये कितना है अपना 5। वैसे ही अगर मान लो कि अपने को y कंपोनेंट निकालना हो तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगी, सिमिलरली a साइन 37 डिग्री विच इज़ 5 3/5, और ये वैल्यू कितनी आ गई 3। अच्छा, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो एक्चुअली हम इसे ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस वेक्टर a, ठीक है, इसकी x कंपोनेंट जो अपने को मिली है दैट इज़ 4 और इसकी जो y कंपोनेंट अपने को मिली है दैट इज़ 3, इसका मतलब दिस इज़ 4i कैप एंड प्लस 3j कैप, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर आपको वेक्टर्स अगर इस फॉर्म में दिए हुए हों तो इसे देखकर ही आप बता सकते हो कि वो कहना क्या चाहता है। जैसे सपोज इस केस में अगर दे रखा है कि वेक्टर ए इज़ 4i कैप प्लस 3j कैप, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग कितनी यूनिट, 4 यूनिट, और वैसे ही पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग कितनी, तो दैट इज़ 3 यूनिट। ये सिंपल सा एक तरीका है किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने का, बढ़िया। अच्छा, अगर हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स की बात करें, ये सारी बातें हमने की एक्स और वाई एक्सिस मतलब 2D के अंदर, है ना। अगर मान लो हम 3D के अंदर बात करें, ठीक है, 3 डायमेंशनल, मान लो कि दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज़ योर वाई एक्सिस एंड दिस इज़ जेड एक्सिस। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कोई तो एक वेक्टर है ना, ये मान लिया मैंने कि लेट सपोज दिस वेक्टर इज़ वेक्टर ई। अब ये जो वेक्टर है वो एक्चुअली स्पेस में है, मतलब ये कुछ ना कुछ एंगल x के साथ भी बना रहा, y के साथ भी बना रहा और z के साथ भी बना रहा। तो चलो मान लिया कि वो x के साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा, y के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और z के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज़ गामा। पक्की बात। तो उस हिसाब से अगर मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने जाऊँ तो ऑब्वियसली ये जो वेक्टर ये है क्या, इसके 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी एक कंपोनेंट x के लॉन्ग भी हो सकती है, y के लॉन्ग भी हो सकती है और z के लॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वेक्टर आपकी स्पेस में है दैट इज़ इन 3D। पीछे के एग्जाम्पल में हमने इसके सिर्फ 2 कंपोनेंट्स क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेक्टर थी ये 2D में लाई करती है, दैट इज़ लाइंग इन द XY प्लेन, बट इस केस में ये प्लेन में ना लाई करके एक स्पेस में लाई कर रही है और हर एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, इसलिए इसके तीनों कंपोनेंट्स होंगे। तो सिंपली वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स कंपोनेंट आई कैप, वाई कंपोनेंट जे कैप एंड जेड कंपोनेंट के कैप। तो इस तरीके से हम चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए जेड कैसे निकालें, ठीक है। अगर आप ढंग से देखो तो देखो, गौर करो आप अच्छे से, ए वेक्टर एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है अल्फ़ा, तो सीधी सी बात है एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगी भाई, ए कॉस ऑफ अल्फ़ा। हमेशा याद रखें जिसके साथ जो एंगल बनी हुई हो उसके साथ हमेशा कॉस लगाते हैं, फिर हमें उस एक्सिस के लॉन्ग
कंपोनेंट मिलती है। जैसे अगर मुझे वाई एक्सिस के अलोंग अगर कंपोनेंट चाहिए तो ध्यान से देखो, वेक्टर ये वाई के साथ कितना एंगल बना रही है, तो दैट इज़ बीटा, तो सिंपली ए वाई क्या हो जाएगी, ए कॉस ऑफ बीटा। वैसे अगर मुझे जेड कंपोनेंट चाहिए तो जेड कंपोनेंट क्या होगी, तो देखो वेक्टर ये जेड के साथ कितना एंगल बना रही है, गामा, तो दैट विल बी सिंपली ए कॉस ऑफ गामा। ठीक है। अच्छा, किसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा, ठीक है, या फिर कॉस अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ एक्स कंपोनेंट अपॉन ए, वैसे ही कॉस बीटा क्या होगी भाई, दैट इज़ वाई कंपोनेंट अपॉन ए, वैसे ही कॉस गामा क्या हो गई, दैट इज़ जेड कंपोनेंट अपॉन ए। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इसमें नोट करने वाली बात क्या है, एक पॉइंट आप हमेशा याद रखें, नोट इट डाउन, कि हियर cos of alpha, cos of beta and cos of gamma are called direction cosines of vector A with respect to x, y, z axis। तो मुझे नहीं लग रहा कि अब आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, है ना। तो अगर आपको सपोज़ कभी कोई वेक्टर दे रखा हो, ठीक है, तो आप उसे इजीली रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक। अगर वो एक प्लेन के अंदर दे रखा हो तो उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, जिस भी प्लेन में रखा हुआ है। अगर सपोज एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स और वाई कंपोनेंट मिलेंगे। अगर वेक्टर वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा हो तो वाई और जेड कंपोनेंट मिलेंगे। वही अगर एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा हो तो एक्स और जेड कंपोनेंट ही मिलेंगे। बट वही अगर वेक्टर 3D में अगर लाई कर रहा हो, है ना, तो उसके तीनों कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ठीक। अब आपको एक छोटे में चीज़ों को याद कैसे रखना है, आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई वेक्टर किसी भी एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होता है, जैसे कि इस केस में कितना बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, करेक्ट। अब अगर ये मान लो यहाँ पे अगर थीटा बना रहा है तो ये वेक्टर का एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई, सिंपली ए कॉस थीटा। बढ़िया। अच्छा, वैसे ही अगर वाई के साथ मैं बोलूँ कितना, तो अगर आप ढंग से देखो तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल आपका होएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ए की कंपोनेंट वाई के लॉन्ग कितनी होनी चाहिए थी, दैट इज ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। और हमें पता है कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। देखो वाई कंपोनेंट हमें कितनी मिल गई है, तो दैट इज साइन थीटा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको हमेशा याद रखना है, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। बराबर है, मतलब जैसे कि चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि अगर कोई वेक्टर दे रखा है कि दिस इज़ वेक्टर ए, बढ़िया, और ये कुछ तो ऐसा दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक्चुअली हम इसे कार्टेशियन फॉर्म बोल रहे होते हैं। ठीक है, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब अगर मुझे इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो हमेशा याद रखें मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मॉड ऑफ ए, एंड मॉड ऑफ ए इज नथिंग बट रूट अंडर कोएफिशिएंट ऑफ आई विच इज़ ए एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे विच इज़ ए वाई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के दैट इज़ ए जेड, तो ए जेड स्क्वायर। बराबर है। वही अगर मान लो कोई वेक्टर ऐसा भी हो सकता है कि दैट इज़ बी एक्स आई कैप एंड प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, इस वेक्टर के सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो एक्स कंपोनेंट और एक जेड कंपोनेंट। तो इस केस में आप इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे आई की कंपोनेंट क्या है, बी एक्स, उसका स्क्वायर लेना है, प्लस के की कंपोनेंट क्या है, बी जेड, तो उसका स्क्वायर लेना है। इस तरीके से आप उसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, करेक्ट। अब अगर मान लो अगर उसकी यूनिट वेक्टर निकालनी हो, तो यूनिट वेक्टर के बारे में अपने को पता है कि सिंपली दिस इज वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या होएगा, ए एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। वैसे यहाँ पे क्या होएगा भाई, ये हो जाएगा वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी।
तो ये अपने को मिलेगा बी एक्स आई कैप प्लस बी जेड के कैप डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में यह सीखा है। तो दैट इज़ द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कैसे हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, कंपोनेंट उसके निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कैसे किसी भी वेक्टर को अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो तो उसकी हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।